Learning is actual goal of life. Exercise 5.1 Question 1 Which of the following statements are true and which are false? Give the reasons for your answer. चेक करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। इनका कहना यह है कि सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास की जा सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस पॉइंट से और भी जो है लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इन यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हो कि इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली जो है वो फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इनका कहना यह है कि दो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, मान लेते हैं ए है और बी है, तो इससे इनफाइनाइट लाइन जो है ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन दो पॉइंट से होते हुए सिर्फ एक लाइन ड्रा की जा सकती है। क्योंकि लाइन जो है स्ट्रेट होती है, लाइन ऐसा नहीं है कर्व्ड की तरह आप कई इसको ड्रॉ कर दो। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली जो है वो फॉल्स है। रीजन आप दे सकते हो कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, थर्ड पार्ट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। इनका कहना है कि एक टर्मिनेटेड लाइन, मान लो ये लाइन यहाँ पर टर्मिनेट कर रही है ए और दूसरा बी पॉइंट पर टर्मिनेट कर रहे, तो इनका कहना ये है कि इनफाइनाइटली ड्रॉन की जा सकती है। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं करके, तो कॉमन सी बात है, ये इनफाइनाइट तक ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, इधर माइनस इनफाइनाइट तक, इधर प्लस इनफाइनाइट तक, या दोनों प्लस इनफाइनाइट लिख सकते हो। तो फाइनली जो है ये स्टेटमेंट एक्चुअली ट्रू है। रीजन आप दे सकते हो कि इसको इनफाइनाइट तक ड्रॉ की जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ पार्ट, इफ टू डिस्टिंक्ट सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। इनका कहना है कि दो डिस्टिंक्ट सर्कल जो है, मान लो ए और बी है, ये जो है अगर इक्वल हो, इक्वल होने का मतलब क्या होता है? इक्वल होने का मतलब ये है कि ए एंड बी, ये सर्कल ए है, ठीक है, ए एंड बी बोथ कोइंसाइड। ठीक है, जैसे ही कोई दो चीज इक्वल होती है मतलब दोनों कोइंसाइड होगी, और जब भी कोइंसाइड होती है तो उनकी सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं। इससे ये पता चल रहा है फाइनली कि इनके रेडियस भी इक्वल होंगे। सो देयर रेडियस ऑल्सो बी इक्वल। मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो आप लिख सकते हो ओ एक्स इज इक्वल टू एम वाई। ठीक है, ओ एक्स ये रहा आपका और एम वाई ये रहा। तो कोई भी चीज़ इक्वल तभी हो सकती है जब वो कोइंसाइड करे, और जब भी दो चीज़ें कोइंसाइड करती है तो उनकी सारी जितनी भी डायमेंशंस होती है दोनों इक्वल, सारी इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये होगा इनका रेडियस भी इक्वल होंगे। फिफ्थ पार्ट है इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा। ये गिवन डेटा देखो क्या क्या है। यहाँ पे गिवन डेटा है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये फर्स्ट गिवन डेटा है, और दूसरा है पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है, और एक्स वाई ये रहा। तो हमारे पास देखो एक एक्सियम है, एक्सियम से इसको आप प्रूव करना पड़ेगा। एक्सियम फर्स्ट है थिंग्स आर इक्वल, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर।
मतलब ये है कि ए अगर कोई एक चीज दूसरे के इक्वल हो और दूसरी जो है तीसरे के इक्वल हो तो वो तीनों जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। इसका बेसिकली मतलब यही रहा, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ से भी देख सकते हो ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये फिफ्थ पार्ट जो है बेसिकली वो ट्रू है, और उसका रीजन ये है कि हमारे पास एक एक्सियम है और इस एक्सियम के थ्रू जो है आप इसको प्रूव कर सकते हो। What's going on? What you doing tonight? Question 2. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? यहाँ पे जो है 5 टर्म्स दिए गए हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर। इन 5 टर्म्स को डिफाइन करना है, और अगर इनको डिफाइन करने में किसी और टर्म्स की ज़रूरत होगी तो उसे भी डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो है पैरेलल लाइंस। लाइंस ऑन ए प्लेन दैट नेवर मीट, मतलब किसी प्लेन में ऐसी लाइंस हों, मोर देन 2 लाइंस या इक्वल टू 2 लाइंस, जो कि कभी भी एक दूसरे से मिलती ना हो। दे ऑलवेज मेंटेन सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। जैसे ये देखो पैरेलल लाइंस है, यानी कि इनके बीच में जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि आप ये ऐसे कोई डिस्टेंस ले लो तो डिस्टेंस वेरी कर जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमेशा हर पॉइंट पर, अगर इन 2 पॉइंट पर देखा जाए तो वही डिस्टेंस होनी चाहिए जो इसकी डिस्टेंस हो। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है या नहीं है ये चेक करने के लिए इसकी डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी। अगर वो जो है हर जगह इक्वल है तो वो भी पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, और ये लाइंस एक प्लेन में होनी चाहिए, डिफरेंट प्लेन में नहीं। और पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने के लिए आपको पहले 2 चीज़ें जाननी पड़ेंगी। एक लाइन जो पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इसमें, जो है इट इज़ ए ब्रेथलेस लाइन, मतलब लाइन की जो ब्रेथ है वो जो है ब्रेथलेस होती है, यानी ज़ीरो होती है, ज़ीरो इमेजिन की जाती है। और दूसरा जो है वो है पॉइंट। पॉइंट हैज़ नो पार्ट, मतलब पॉइंट जो है इटसेल्फ ए होल है, इसको पार्ट नहीं किया जा सकता। दो मतलब हाफ पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, पॉइंट हैज़ नो पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका परपेंडिकुलर लाइंस। ए लाइन मीटिंग अनदर लाइन एट राइट एंगल आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, यानी एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइंस पर से जो है 90 डिग्री पर अगर मिले तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर जैसे देखो ये एक लाइन है ए बी, और ये लाइन अगर मान लेते हैं इसको बी सी, तो अगर ए बी बी सी पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट एंगल, यहाँ पे है ना राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगे। और इसको दिखाते कैसे हैं, ए बी परपेंडिकुलर का ये साइन है, परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, और इस जो है परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें पहले लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, ब्रेथलेस लेंस, यानी लाइन की जो ब्रेथ है वो जो है ज़ीरो मानी जाती है, इमेजिन की जाती है। सेकेंड जो है एंगल, 2 लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल, यानी किसी एक सिंगल पॉइंट पे 2 लाइन अगर डाइवर्ज कर रही हैं, कोई 2 लाइन यहाँ से निकल रही हैं, तो इनके बीच में जो है एंगल फॉर्म होता है, इसी को बोलते हैं एंगल। इसको मान लो थीटा है, और ज़रूरी नहीं है कि एंगल इसी तरफ फॉर्म्ड हो, वो इस तरफ भी फॉर्म्ड हो सकता है, मान लो ये बीटा हो। तो ठीक है, किसी सिंगल पॉइंट से अगर डाइवर्ज कर ली है 2 लाइंस तो जो है वो एंगल फॉर्म करती हैं। इसमें थर्ड पार्ट है इसका, लाइन सेगमेंट। ए लाइन विथ 2 इंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी ऐसी लाइन जो 2 इंड पॉइंट पर इंड हो, इसके 2 इंड पॉइंट्स है ना, तो इसको बोलेंगे आप लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमको लाइन और पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, और लाइन तो पहले ही जो है डिफाइन कर चुके हैं, इट इज ब्रेथलेस लेंस, और पॉइंट जो है पॉइंट हैज नो पार्ट। फोर्थ है रेडियस ऑफ ए सर्कल, द लाइन विद 1 एंड पॉइंट एट द सेंटर, यानी इस सर्कल में जो है ऐसी लाइन है जो एक सेंटर पे एंड हो रही, एक पॉइंट सेंटर पे है, एंड अदर एट द पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री। सर्कल बाउंड्री पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो तो वो जो है आपका रेडियस हो जाएगा। मान लो इसका सेंटर O है और ये A है, तो यही OA जो है आपका रेडियस है।
रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, जिसका जो है एक पॉइंट, ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट सर्कल के सेंटर पर हो और दूसरा पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो, बाउंड्री पर। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी। पहली लाइन, इट इज़ ए ब्रेथलेस लेंथ, ये तो जानते ही हो। और नेक्स्ट है सर्कल, ए प्लेन सर्कुलर लूप विथ ए सेंटर, यानी किसी जो है सर्कुलर लूप होता है जिसमें एक सेंटर होता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल, यानी क्वाड्रिलेटर मतलब ऐसा कोई फिगर हो जो जिसमें चार साइड्स हों और चारों साइड इक्वल हों। जैसे इसमें है ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और डी ए एक साइड है। अगर चारों इक्वल हो जाए, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और दूसरी कंडीशन ये है वन एंगल इज राइट एंगल, अगर एक राइट एंगल हो जाए। इसमें एक्चुअली चारों राइट एंगल होते हैं, एक जैसे ही राइट होगा और सारे जो है अपने आप राइट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इक्वल लेंथ का बनाएंगे तो अपने आप ये जो है सारे चारों एंगल जो है राइट एंगल हो जाएंगे। तो कोई एक भी अगर राइट एंगल हुआ और चारों साइड्स अगर इक्वल हुए तो उनको बोलते हैं स्क्वायर। देखो अब इसमें जो है डिफिनिट टर्म्स हैं जिनको अरे जानना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए प्लेन इनक्लोज्ड फिगर विद फोर साइड्स, मतलब ऐसा फिगर जिसमें चार साइड्स हो उनको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। एंगल टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म्ड एंगल, तो एक पॉइंट से दो लाइन अगर डाइवर्ज कर रही है तो वो जो है एंगल फॉर्म करती है। और फोर्थ है पॉइंट हैज नो पार्ट। What's going on? What you doing tonight? क्वेश्चन 3, कंसीडर टू पास्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पास्टुलेट दिए गए हैं 1 and 2, इनको कंसीडर करते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। पहले तो दो हम लोग डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं ए बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। एक लाइन है और इसके बीच में कहीं भी जो है एक पॉइंट सी जो है कंसीडर किया जा रहा है, ये एक पोस्टुलेट है, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑन दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यही एक सेम लाइन है, वही लाइन है, और यहाँ पर जो है एक तीसरा पॉइंट भी लिया जा रहा है सी, और ये कहा जा रहा है कि इस पोस्टुलेट में जो है सी एक ऐसा पॉइंट है जो इस ए बी लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दोनों जो है जैसा पोस्टुलेट है वैसा ड्रॉ किया जा रहा है, इसका मतलब जो है ये कंसिस्टेंट है, ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, कैसे कैसे आंसर करना ये देखो। डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इन दो पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है? तो देखो यहाँ पर एक है अनडिफाइंड टर्म पॉइंट, ठीक है, पॉइंट को डिफाइन नहीं किया गया है। और दूसरा इस पोस्टुलेट में ऐसा कुछ है, यहाँ पे लाइन को नहीं डिफाइन किया गया है, तो लाइन भी अनडिफाइंड टर्म्स है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो इसका आंसर एक्चुअली यस है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये जो भी दो पोस्टुलेट हैं क्या वो कंसिस्ट करते हैं, मतलब वैसा जैसा ये बोल रहे हैं क्या वैसा रियल में होता है? तो ऐसा है बिल्कुल। सी जो है या इसके मिड पॉइंट पे आ सकता है और सी इस लाइन के बाहर भी हो सकता है, तो ये कंसिस्टेंट है। थर्ड पॉइंट है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, यूक्लिड के जितने पोस्टुलेट्स हैं क्या ये फॉलो करते हैं? तो यूक्लिड का ऐसा कोई पोस्टुलेट नहीं है जिसमें 3 पॉइंट को लेकर के डिफाइन किया गया हो, तो इसका सीधा सा आंसर है नो। और इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दे फॉलो एक्सियम 5.1, एक्चुअली जो है ये 5.1 एक्सियम को फॉलो करते हैं, न कि जो उनको पोस्टुलेट दिए गए हैं 5 वो जो है उनको फॉलो करें। तो और एक्सियम 5 पॉइंट क्या है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो ऐसा दो पॉइंट है और इसके बीच में एक यूनिक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, तो ये जो है इस पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक्सियम 5.1 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो भी उनके पोस्टुलेट हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। What's going on? What you doing tonight? क्वेश्चन 4, if a point C lies between 2 points A and B,
ए और बी दो पॉइंट्स है और इसके बीच में एग्जैक्टली सी लाई करता है, दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। यहाँ पे गिवन देखो है ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमें वो लिख लो। प्रूव हमें करना है ए सी इज इक्वल टू 1/2ab, ये हमें जो है प्रूफ करना है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, तो हमने फिगर ड्रा कर दिया, एक लाइन है ए बी और बीच में जो है एक मिड पॉइंट पे सी है, यहाँ पे ए सी जो है इज इक्वल टू बी सी गिवन है। तो एक चीज इस लाइन से देखो कंफर्म हो रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस सी बी है ना, ए सी प्लस सी बी, क्योंकि दोनों को ऐड कर दोगे वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि ए सी जो है बी सी के इक्वल है, तो देखो बी सी या सी बी एक ही चीज़ है, यानी ये बी सी बी और बी सी एक ही चीज़ है। तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो ए सी प्लस सी बी है तो उसको बी सी मान लो, और बी सी को आप इक्वेट कर सकते हो ए सी के, तो यानी ये जो है अगेन ए सी हो गया, और ए सी और ए सी मिल के ये 2 टाइम्स ए सी हो गया, और इस तरफ जो है ए बी है। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी जो है इधर जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1/2 और हमें यही प्रूफ करना था। हमें प्रूफ क्या करना था, ए सी इज इक्वल टू 1/2ab, ए सी इज इक्वल टू 1/2ab, बस राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है। तो फाइनली ये जो है प्रूव्ड हो गया। What's going on? What you doing? Question 5. In question 4, point C is called the midpoint of the line segment AB. Question 4 में exactly देखो क्या दिया गया है कि एक लाइन AB है और C जो है उसका मिड पॉइंट है, और क्वेश्चन 4 में ये प्रूव हो चुका है कि AC जो है यानी ये वाली लेंथ हाफ ऑफ AB होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो 4 में जो है प्रूफ हो चुका है कि पूरी के जो है हाफ होगी। अब यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। इनका कहना यह है कि कोई भी लाइन हो, कोई भी रैंडम लाइन हो, उसका मिड पॉइंट सिर्फ एक ही हो सकता है। मान लो अगर ये पी क्यू है और अगर ये यक्स है, तो इसका मिड पॉइंट केवल एक ही हो सकता है, ये प्रूफ करो। तो चलो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मिड पॉइंट 2 है, सी और डी 2 पॉइंट है। अगर देखो यहाँ पे लिख दो इफ, पहले तो अज्यूम करके आप लिखोगे कि अज्यूम सी एंड डी बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, और इसके बाद देखो इफ डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ऐसा है तो देखो क्या होगा, यानी ए डी इज इक्वल टू क्वेश्चन 4 के हिसाब से अगर डी भी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये इक्वेशन सेकंड ले लो, क्योंकि जो है अगर डी मिड पॉइंट होगा तो वो भी क्वेश्चन 4 के हिसाब से ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। तो देखो फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल हो जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू ए डी। और देखो अगर जैसे ही ए सी इज इक्वल टू ए डी हुआ, इससे ये पता चल रहा है दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब सी और डी कोइंसाइड करें, मतलब एक ही पॉइंट हो। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअली मिड पॉइंट एक ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे बस लिख दो दैट मीन्स सी एंड डी आर द वन पॉइंट ओनली। इससे पता चलेगा कि जो है सी और डी एक ही पॉइंट हो गए, तभी ऐसा हो सकता है सी इज इक्वल टू ए डी।
तो फाइनली ये जो है प्रूफ हो गया। What's going on? What you doing tonight? क्वेश्चन 6, इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, यानी AC जो है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। यहां पे देखो गिवन क्या क्या है, AC इज इक्वल टू BD है, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, पहले इसको आप लिख लो कि प्रूफ गिवन और प्रूफ लिख लो, AB इज इक्वल टू CD। अब देखो इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, देखो AD की वैल्यू जो है ब्रेक कर लो, AD को आप लिख सकते हो AB, जो AD पूरा है उसको लिख सकते हो AB प्लस BD। अब एक BD जो है हमारे पास एक टर्म आ गया, ठीक है। अब देखो हमारा जो BD है वो AC के इक्वल है, तो यहां पे इसको आगे लिख सकते हो आप AB प्लस AC, ठीक है, AD, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। हमने AD को ब्रेक किया बस AB प्लस BD में, और ये इक्वेशन आया। और सेम अगर इसी AD को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, AD को लिख सकते हो AC प्लस CD, लिख सकते हो ना, AC प्लस CD, वो भी जो है AD के इक्वल है। तो इस कंडीशन में देखो इसको जो है इक्वेशन 2 ले लो, दोनों का देखो लेफ्ट हैंड साइड AD है, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो है लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी, यानी AB प्लस AC इज इक्वल टू AC प्लस CD। फाइनली AC कट जाएगा, AB इज इक्वल टू आ जाएगा CD, और हमें यही प्रूफ करना था। तो सो AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू CD, और ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। What's going on? What you doing tonight? क्वेश्चन 7, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो एक्सियम 5 है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। इसमें यहाँ पे है नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फिफ्थ पास्टुलेट, पास्टुलेट की बात नहीं हो रही बल्कि एक्सियम की बात हो रही है। तो एक्सियम 5 पहले है क्या ये देखेंगे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इनका कहना है कि होल जो है पार्ट से बड़ा होता है। जैसे देखो मान लो AB एक लाइन, इसको अगर हम होल लें और इसका एक पार्ट ले लें CD, तो CD जो है हमेशा लेस देन AB होगा। ये प्रूव्ड है, ये किसी भी चीज के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में माना जाता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये इस ट्रूथ को माना जाता है कि जो पार्ट होता है वो होल से छोटा होता है। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ। तो बस आप इसको लिख सकते हो, दिस इज अप्लीकेबल फॉर एनी थिंग्स and any part of world. That's why it is universal truth.